द्वारा हमें भेद प्रकट होता है ज्ञान में, द्रव्यों में। तो मुझे जो पहले ज्ञान हुआ था वो नष्ट हो गया, लेकिन ज्ञान का आत्मा के साथ समवाय संबंध है, इससे मैं हूं ये ज्ञान रहता है। ये समवाय कारण से हो रहा है कि मुझे मैं हूं की प्रतीति हो रही है, क्योंकि ज्ञान का समवाय संबंध है आत्मा में। अब मैं बात करता हूं जाति की क्या आवश्यकता है। जाति जो है वे द्रव्य गुण कर्म से कर्म उत्पन्न करता है, जो हमें ज्ञान में स्मृति के कारण वो बताए जाने पर उस अर्थ का बोध होता है। इसका मतलब यदि हमें जाति का ज्ञान ना हो तो हमें उस पदार्थ में जाति ना हो तो हमें कभी विशेष्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। यानी कि मुझे पता होना चाहिए मेरे ज्ञान में कि इसे जाति कहते हैं, और जाति का मुझे सन्निकर्ष भी होना चाहिए। और इसीलिए निर्विकल्प ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे हम पहले उन जाति का ज्ञान करें जिससे कोई विकल्प नहीं आता ज्ञान में। लेकिन कुछ जातियां की हम कल्पना करते हैं जिससे तात्कालिक न्याय के लिए, जैसे पूंछ वाला वो पशु, टोपी वाले वे गुरुजी इत्यादि, जो कि कुछ गुण के आधार पर द्रव्यों में हम अभेद करते हैं। अब जैसे कि उपाधि, तो उपाधि करने के लिए हमें सबसे पहले अपोहवाद की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिन द्रव्यों को हम भिन्न रखना चाहते हैं पहले हमें भिन्न करते जाना है, और फिर हम उन सब में से अभेद कर सकते हैं उन गुणों के द्वारा। जैसे कि टोपी वाले गुरुजी, तो ये टोपी जो मैंने उपाधि दी, क्योंकि तो मैंने अन्य जितने भी द्रव्यों उन सबको हटा दिया, और हटाते 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 जो बच गया उसमें मैंने एक उपाधि कर दी, क्योंकि मुझे उसमें जाति नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत सारे गुरुजी है। तो ये तात्कालिक न्याय में ये उपाधि की हमने कल्पना की है। तो अब बात करते हैं। तो इसका मतलब ये मैंने पूरा समझाया कि मैंने शुरुआत की कि कैसे हम अभाव के जरिए, बहुत महत्व है अभाव, जिसके आधार पे खड़ा है संबंध, और संबंध के आधार पे खड़ा है जाति और उपाधि, और इन सब का हम जब ज्ञान करते हैं तो वो हम करते हैं सन्निकर्ष के द्वारा। अब सन्निकर्ष की खूबसूरती ये है कि उसमें हम दो विभाजन कर सकते हैं कि अब सन्निकर्ष में द्राण, रसना और सुनने में हमें सिर्फ गुण का ही ज्ञान होता है, द्रव्य का हम अनुमान करते हैं, और जाति संबंध और अभाव के ज्ञान से ही द्रव्य का अनुमान होता है। अब चक्षु, मन और आंख के सन्निकर्ष में हम सबसे पहले संयोग संबंध बिठाते हैं, फिर जाति का मुख्य विशेषण का ज्ञान होता है, फिर उक्त विशेषण की जाति का ज्ञान करते हैं। क्यों? इसका मतलब हमें जाति तो आखिर में हर गुण में भी चाहिए ही होगी। इसीलिए जो संवेद सन्निकर्ष, संयोग संवेद समवाय की जो चर्चा है, उसके द्वारा ही हम जो उसमें रूप है, उसमें जो रूपत्व है उसका ज्ञान हम करते हैं, और जो विशेषण विशेष्य में नहीं है उसका ज्ञान है। महोदय, समय से किंचित न्यूनता वर्तते। ठीक है, बस छोटा सा एक बचा है तो वही मैं खत्म कर देता हूँ। तो उसका ज्ञान करते हैं, उससे हमें विशेष्य का ज्ञान होता है। और इससे मतलब एक उदाहरण लिया था मैंने, लेकिन वो मैं छोड़ देता हूँ। तो इससे मतलब इस प्रकार ज्ञान का आधार जाति, उपाधि, संबंध, अभाव बनते हैं। ऐसे भेद करने से हमें मालूम पड़ता है कि सुख का आधार अन्य द्रव्य जो कि पहले असत थे वे नहीं हो सकते, लेकिन आत्मा में रहे सुख गुण जो नित्य समवाय संबंध से बना है वही हो सकता है। तो न्याय द्वारा सत्यम आनंदम ब्रह्म आनंदम को प्राप्त करें। इस बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अग्रिमः प्रस्तुति विद्यते मोनालिसा महाभागाया। अरे चिन्मय जी। हाँ सर। आपने कहा कि प्रागभाव रूप प्रध्वंसा भाव, हाँ, इनमें कोई संसर्ग होता नहीं है, तो फिर अभाव को जो हम दो भागों से बांटते हैं, संसर्गाभाव और अन्योन्य अभाव। हाँ, और संसर्गाभाव जो होता है जो तादात्म्य संबंध से भिन्न जो संबंध से रहने वाला अभाव। हाँ, तो वो कैसे घटेगा? हाँ, संसर्ग में हम तीन अभाव इसलिए आते हैं। प्राग अभाव में क्या हो रहा है कि जो अवयव है उन सबका संयोग हो रहा है, तब जाके प्राग अभाव नष्ट होता है। और जब
ध्वंस का उत्पन्न होता है, यानी कि वियोग हो जाता है अवयवों का, तब प्रादुन स्वभाव का वहां से शुरुआत होता है। तो संबंध, इसलिए वास्तव में वहां पे भी संयोग है, इसलिए हमने कहा संसर्ग अभाव ये तीनों को। अरे कौन सा संयोग है बताइए। जैसे अवयव, जैसे घट बना, तो घट बनने के लिए जो मिट्टी है, पानी है इत्यादि का संयोग हुआ, इसलिए संसर्ग अभाव, इसलिए जो प्राग अभाव है वो नष्ट हुआ। अरे प्राभाव जो होता है इस कपाल में घट की उत्पत्ति हुई, बिल्कुल यही है ना। बिल्कुल। और घट के उत्पत्ति के अंतर जो है घट लघुड़ इत्यादि मार दे तो घट ध्वंस हो गया। बिल्कुल समझ गए। तो वहाँ संबंध कुछ बनेगा कि नहीं? कौन सा संबंध? आपका जो जितने भी संबंध आपने पढ़ा ग्रंथ में, उसमें कोई संबंध लिखा है? इसीलिए मैंने कहा कि उसमें अवच्छिन्न नहीं बनेगा, किसी से भी वो अवच्छिन्न नहीं होगा, लेकिन उसमें संयोग वियोग हो रहा है, इसलिए उसको संसर्ग अभाव कह सकते हैं, लेकिन अवच्छिन्न नहीं कह सकते किसी से। स्वाभाविक तत्व संबंध और स्वपूर्ववर्तित्व संबंध इत्यादि कल्पना कर सकते हैं कि नहीं? परंपरा संबंध, हाँ परंपरा से कर सकते हैं। तो वही ध्यान रखिए, उसका ध्यान रखिए। चलो ठीक है। अग्रिमः प्रस्तुति विद्यते मोनालिसा। मोनालिसा ऑनलाइन मोनालिसा कवि। अग्रिमः कावेरी यादव। जाधव कावेरी जाधव। जी जी सर। सर सुनाई दे रहा है? अच्छा। The title of my paper is The Relation, Its Types with Special Reference to Samavaya and Sanyoga. फोटो आना चाहिए कावेरी जी। जी सर। उससे भी हम जान जाएंगे आप कावेरी हैं। फोटो आना चाहिए। You should come screen. Okay sir. Yes, video on. So 1 second please. Yes. Yes sir. Hello sir. Yes. come. Yes. Sir, may I read it now? Yes. The title of my paper is Voice is not audible. unmute. Every school of Indian philosophy has evolved over the centuries, witnessing decadence in their later ages. But in the case of Nyaya system, Navya Nyaya school burgeoned on the roots of old Nyaya school in its later ages, and that gave it a new impetus and blossomed to such an extent that it influenced all other systems of knowledge with respect to the language employed to represent the knowledge data of these systems. The Navya Nyaya philosophy is well known for its peculiar method encompassing linguistic intricacy to explain the technical terms so much to fortify them from ambiguity. The relation is regarded as one amongst many other determinants of qualified knowledge in Nyaya system. The present paper attempts to dwell upon the two types of relation with special reference to Sanyoga and Samavaya. The next point is definition of relation. The text NNBP, that is Navya Nyaya Bhasha Pradeep, defines relation as closeness or proximity, that is Sambandhaha Sannikarshaha. It causes to create a relation of qualifierness and qualificandness between the two things that are related to each other through the relation. Thus, altogether, three things are involved in the relation that are given as below. First is the qualifier, that is Visheshana. The second is qualificand, that is Visheshya. And the relation, third is the relation existing between qualifier, that is Visheshana, and qualificand, that is Visheshya. For example, in the sentence Dandi Purushaha, Danda is the qualifier which qualifies qualificand named Purushaha, and the relation existing between them is of conjunction, that is Sanyoga. The relation happens between them only because
Both of them, that is man and the stick, are in close proximity of each other, and in common parlance, which is called as a man is holding a stick. The next point is the division of the relations. The division of Sambandha has been given on diverse bases by the Nyaya scholars. When Tarkasangraha defines Samavaya as an eternal relation, it itself suggests that the determinant of the relation is eternality, as in contrast to the Sanyoga, which is non-eternal relation. Navya division of relation on the basis of two different criteria. Let us go on the first one. The division of relation has been given as the directness or indirectness of the relata. This gives two types of relations. First is the direct relation. The relata are directly related. Sambandha antara aghatit sambandhaha sakshat sambandhaha. For example, Dandi Purush, where there is a direct contact between stick and the man. The second one is indirect, when the relata are indirectly related through some intermediary relata, that is paraspara sambandha. In the same example, where Dandi Purusha is connected with Danda by conjunction, and Danda in its turn is connected with Dandatva or its Rupa by Jati, Dandatva with its Jati Dandatva by Samavaya Sambandha. Hence, Purusha is connected with Dandatva by the relation of Sanyukta Samavaya. It involves two relations one after another. First is Sanyoga followed by Samavaya. Thus, there is intermediary relation, Antara Ghatita relation called Sanyoga. The second criteria of division that is given as the placing of the things, so as to say if they are horizontally placed or vertically placed. The word vritti here means yaccha yatra vartate tattasya adheyam ashritam tad vrittihi iti cha uchyate. This gives two types of relation. First is the vritti niyamaka, that is occurrence exacting as translated in English. It is defined as a relation between two things where one thing is known to reside in or on another, and there is contained and the container or substratum and superstratum relation between them. In it, substratum is linguistically designated in locative case such as bhutale ghatam, or in the adheya, that is content, is represented by the possessive suffixes such as matup, just like ghatavat bhutalam. Here ghata is contained on the ground, and hence suffix matup is added to represent its containedness. Linguistic representation by either of the contained or the container is enough to bring home the point of the relation. The next relation is vritti aniyamaka. It is a relation where the content and the container relation is not cognized, but only relation in general is understood. Then it is non-occurrence relation, non-occurrence exact relation. Here matup or suffixes such as suffixes or locative case are not employed, but instead in es suffixes signifying the relatedness is used. In case of minister and king relation, as given in the text, though the relation of ownness is possessed by the king with respect to minister, the common usage is not so, and hence simply the relation is expressed as the king's minister. Direct relation is further divided into many subtypes, and prominent among them being Samavaya, Sanyoga, Swarupa, Tadatmya, and so on. Here we will be dealing on the Samavaya and Sanyoga in a comparative manner. Samavaya is contemplated by the Vaisheshikas to be an independent and separate category amongst the six categories or padarthas. It originally originated to substantiate the theory of causation of Vaisheshikas, that is Asat Karyavad. According to it, the effect inheres in the cause by inherent relation. For example, threads are the cause out of which cloth is produced. Herein, cloth inheres or subsists in the threads. They both coexist and occupy the same space. The effect, cloth resides in cause, thread समय by inherent relation. थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलिए समय उपसंहार कीजिए. Conclude it. अच्छा ठीक है. Okay, sir, then I will just bring out the points. Samavaya is aware as an independent category, whereas Sanyoga is one of the 25 qualities, in which quality is the second category as reckoned by the Vaisheshikas. Samavaya resides in 5 pairs, that is Avaya, Vavino, Guna, Gununo, Kriya, Kriyavan,
तो जाति व्यक्ति and विशेष नित्य द्रव्य. But whereas this our संयोग resides only in two substances. The third point of difference is that it is regarded as only one relation. It does not require any other relation to prove itself. That's why it stands alone, and that's why it is defined as nitya sambandha and one sambandha, ekamevam. Whereas Sanyoga resides on the relata by the relation of Samavaya. Herein, Sanyoga resides on Samavaya on its relata. So it requires another relation to stand by itself. Whereas in the case of Samavaya, it doesn't require any other relation. The fourth point is the container remains independent, whereas the content cannot stand alone after destruction. But in the case of Sanyoga, the conjoints can be separated and both of them can still have their independent existence. The fifth point is the Samavaya is eternal relation, whereas Sanyoga is non-eternal relation meant for worldly usages. The sixth point is the Samavaya is Vritti Niyamaka relation. That is, it is having only vertical relation. That one is content and the other one is container. Whereas in case of conjoined or Sanyoga relation, both Vritti Niyamaka and Vritti Aniyamaka relations are possible. When Vritti Niyamaka relation is there, we have the example of Kunde Badaram. And Vritti Aniyamaka relation, then Dandi Purusha, means both horizontal and vertical relations are possible in the case of Sanyoga. The seventh point is it can have both direct and indirect relations. Means in case of Samavaya, means either is having Samavaya relation with its gun sound, and again the gun is having its relation, Samavaya relation with its jati, that is Gunatva. So here we can have the Paramparagata Sambandha in Samavaya, so also it is possible in the case of Sanyoga. So this is how I try to present the difference between the Sanyoga and Samavaya with the help of the text of Vinaya Bhasha Pradip. Thank you. Thank you. Any questions? अरे कावेरी जी, जी सर. आप अध्यापक कहाँ हैं? जी सर, पुणे विद्यापीठ में. हम अभी आपने कहा कि है ना, दंडी पुरुष में जो संयोग संबंध है वो वृत्तिता का नियामक संबंध है जी. वो तो बात सही है. हाँ. दंडत्व को हम दंडी पर किस संबंध से रखेंगे? दंडत्व को दंडी पे. हाँ सर, दंड अस्ति अस्य इति दंडी, एंड दंडी का दंडत्व से संबंध दंड मनुष्य के द्वारा होता है. जैसे दंडत्व को लाके, क्योंकि आपने उसको अवच्छेदक बनाया, परंपरा से बनाया चाहे साक्षर तो परंपरा से बनाया, तो अवच्छेदक जो पदार्थ होगा वो अवच्छिन्न पदार्थ पर आना चाहिए ना. जी जी जी. इसलिए दंडत्व को हम दंडी पर लाएंगे ना. जी. किस संबंध से लाएंगे? सर मुझे अभी इमीडिएटली नहीं पता सवाल. आप दंडत्व को दंड पर किस संबंध से रखते हैं? दंडत्व को दंड पर सर जाति व्यक्ति से रखते हैं. कौन संबंध? रिलेशन क्या होगा? समवाय संबंध सर. फिर दंड को आप दंडी पर रखेंगे किस संबंध से? उसी संबंध से. संयोग से. सॉरी, हाँ, संयोग से. स्वाश्रयाश्रय. यस. कर लेंगे दंडत्व का आश्रय हुआ दंड, दंड का आश्रय कौन है? संयोग से. स्व समवायी संयुक्तत्व. स्व से दंडत्व, उसका समवायी दंड, उससे संयुक्त है दंडी. यस सर. स्व समवायी संयुक्तत्व परंपरा ऐसे ही संबंध बनते हैं. अच्छा, संयोग संयुक्त समवाय. जी सर. आप तो अध्यापिका हैं, केवल परिष्कृत के लिए अपना भी हो जाए. आपने कहा कि कुंडे बदरम जो भी आपने प्रयोग किया वहां संयोग जो है वृत्तिता का नियामक संबंध है. जी सर. मैं आपको प्रणाम करता हूँ. ये जो हस्तद्वय का जो संयोग हुआ, ये संयोग वृत्ति नियामक है कि वृत्ति नियामक है? सर वृत्ति नियामक नहीं है, ये वृत्ति अनियामक है, दंडी पुरुष जैसा. किंतु हस्त में हस्त है. यदि हाथ के ऊपर एक हाथ को रखते हैं, हाँ, वो संयोग ये कुंडी, ये वृत्ति नियामक हो गया. हाथ में रख गया तो कुंडे पुतरम हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सर. जी मैं आ रहा हूँ. सम्मान होगा ना कि नहीं? आगे अग्रिम प्रस्तुति वर्तते उज्ज्वल दास महाभागः.
उज्ज्वल दास महाभारत। चित्रं दृश्यते वा? दृश्यते। हरता दृश्यते। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुर्नैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरति गुरो मम पाहि गुरो। तत्र विद्यमानेभ्यः परम विद्वद्भ्यः परम पूजनीयभ्यः सम्मानीयभ्यः सर्वेभ्यः गुरुवर्येभ्यः नमांसि। अपि च ऑफलाइन अपि च ऑनलाइन उभयत्र विद्यमानेभ्यः विद्यमानेभ्यश्च सर्वेभ्यः सर्वभ्यश्च नमांसि। अहमस्मि उज्ज्वलदासः। अहमिदानीं पाण्डिचेरी विश्वविद्यालये शोधकार्यं कुर्वन् अस्मि। अद्य मम शोधपत्रस्य विषयस्तावत् न्याय वैशेषिक न्याय आलोक विज्ञानम, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट इन द फिलोसफी ऑफ न्याय वैशेषिक। शोधसारः विज्ञानस्य सर्वासु शाखासु एका मौलिकी शाखा अस्ति भौतिक विज्ञानम। भौतिक विज्ञाने आलोकस्य संप्रसारणम आलोक तथ्यञ्च विशिष्यते। आलोकः स ऊर्जा या नेत्रे संविद्य वस्तूनां वर्ण रूपादि ज्ञानं कारयति। अधुनातन वैज्ञानिक युगे प्रौद्योगिक उत्कर्ष काले आलोक निर्धारणं विकासस्य बहु पक्षेषु अन्यतममिति प्रवदन्ति मनीषिणः वैज्ञानिकाश्च। आलोकः न केवलम् अन्धकारं नाशयति अपितु मानव जीवने विघटितेषु बहुषु कार्येषु योगदानं करोति। आलोकः भौतिक विज्ञानस्य विषयः तथापि न्याय वैशेषिक दर्शने आलोक विषय अपि च तस्य प्रयोग विषये समुचित रूपेण वर्णन दृश्यते। पाश्चात्य देशे विज्ञाने आलोकं सत्त्वरूपेण आविष्कृतात् बहुवत्सरात् पूर्वमेव न्याय वैशेषिक दार्शनिकाः आलोक विषयम् आलोचितवन्तः। प्रकृतेः रहस्यम् अतीव विस्मयकरम्। अस्मात् विस्मयादेव प्राचीन काले ऋषि मुनि दार्शनिकाः तीक्ष्णमेधया प्रकृतेः रहस्यस्य उद्घाटनाय अपि च मानव जीवनस्य उपरि प्रकृतेः महत्त्वं ज्ञातुं सर्वदा तत्पराः आसन्। बौद्धिक बलेन तार्किक बलेन च प्रकृतेः सर्वाणि तथ्यानि सूक्ष्म रूपेण विश्लेष्य सिद्धान्तं प्रति गच्छन्ति स्म। प्रकृतिः एव विज्ञानस्य प्रयोगक्षेत्रमिति मन्यते स्म। यद्यपि न्याय वैशेषिक दर्शने भौतिक विज्ञानस्य विविधाः विषयाः वर्णिताः सन्ति तथापि शोधलेखे अस्मिन् आलोक विषये वर्णन करिष्यते। वैदिकाः दार्शनिकाश्च पृथिव्यां प्रथम सामाजिकाः आसन् ये च तत्तत्कालानुसारं प्रयोगानुकूलं पदार्थम् आविष्कृतवन्तः। यद्यपि ते आध्यात्मिकवादिनः सन्ताः स्वदिव्यदृष्टिबलेन विश्वसृजनतत्त्वं प्रत्यक्षीकृतवन्तः। वेदशास्त्रं तु सर्वेषां ज्ञानविज्ञानानां बीजरूपं सूक्ष्मरूपेण आदधाति। बीजात्मक ज्ञानस्य अंकुरोद्गम उत्तरोत्तरकाले भारतीय दार्शनिकैः भाष्य व्याख्याकर्तृभिः बहुधा विश्लेषितः। न्याय वैशेषिक न्याये द्रव्यादिभेद सप्त पदार्थाः प्रसिद्धाः। यद्यपि न्याय दर्शने षोडश पदार्थाः स्वीकृताः सन्ति तथापि न्याय दर्शने प्रतिपादितानां षोडश पदार्थानां वैशेषिक अभ्युपगत सप्त पदार्थेषु अंतर्भूतत्वात् उभय दर्शने सप्त पदार्थाः स्वीक्रियन्ते। तयोः मतानुसारं सम्पूर्णं जगदिदं सप्त पदार्थेषु अंतर्भूतम्। तत्र प्रथमः पदार्थः द्रव्यमिति, तत्र तृतीय पदार्थः तेज इति। तेजसो लक्षण विषय तर्क संग्रहकारेण अन्नं भट्टेन उक्तम् उष्णस्पर्शवत् तेजः। केशवमिश्रेण उक्तम् तेजस्त्व सामान्यवत् तेजः। भाषा परिच्छेदकारेण विश्वनाथेन उक्तम् उष्णः स्पर्शवत् तेजः। तेजः आलोक नाम्नापि अभिधीयते। वर्ण विशिष्ट द्रव्याणां चक्षुष प्रत्यक्षम् आलोक कारणादेव चक्षुर्ग्राह्य स्थूल पदार्थानां प्रकाशकः तेजः। दीपिकाकारेण अन्नं भट्टेन उक्तम् रूपी द्रव्य चक्षुष प्रमेयम् आलोकस्य कारणत्वात् तस्मात् गौर प्रकाशकः तेजः। महर्षिणा कनादेन उक्तम् तेजो रूपस्पर्शवत्। कस्यचित् द्रव्यस्य चक्षुरिन्द्रियेण यथार्थ ज्ञानाय आलोकः अन्यतम कारण रूपेण स्वीक्रियते। आलोक संबंधित रहस्यस्य ज्ञान विषये प्राचीन कालादेव ऋषि मुनि दार्शनिकाः अवगताः आसन्। न्याय वैशेषिक दर्शने न्याय वैशेषिकाचार्यैः
आलोक संबंधित रहस्यम् उद्घाटितं येन भौतिक विज्ञानेन सह सम्यक्तं प्रतिभाति। आलोकः द्रव्यम् उत शक्तिः, मैटर वर्सेस एनर्जी। भौतिक विज्ञाने प्रथमं विज्ञाने किम् उक्तं तद् विषये वदामि, अनन्तरं नैवैशेषिक दर्शने किम् उक्तं तद् विषये वदामि। भौतिक विज्ञाने आलोकः शक्त्यन्तर्भूतः। भौतिक विज्ञानानुसारं पदार्थः द्विविधः, द्रव्यं शक्तिश्चेति। द्रव्यम् इत्युक्ते यत् वस्तु स्थानं परितृणाति, यस्मिन् द्रव्यमानं वर्तते, अपि च यस्य अस्तित्व ज्ञानम् अस्माभिः ज्ञानेन्द्रियेण प्रत्यक्षरूपेण अप्रत्यक्षरूपेण च कर्तुं शक्यते, यथा शिला, वायुः, लौहः, सुवर्णदयः। शक्तिः इत्युक्ते यस्याः द्रव्यमानं नास्ति, या च स्थानं न परितृणाति, यथा शक्तिः, उष्णता, प्रकाशः, विद्युत्, ध्वनिः इत्यादयः। आलोकस्य एतादृशस्य लक्षणस्य विद्यमानत्वात् आलोकः शक्तिः इति उच्यते। नैवैशेषिक दर्शने किम् उच्यते इति वदामि। नैवैशेषिक दर्शने उच्यते आलोकः द्रव्यमिति। नैवैशेषिक नये स्वीकृतेषु सप्त पदार्थेषु प्रथमः पदार्थः द्रव्यमिति। द्रव्यस्य लक्षण प्रसंगे वैशेषिक सूत्रे महर्षिणा कणादेन उक्तं क्रियागुणवत् समवायि कारणम् इति द्रव्य लक्षणम्, अर्थात यत् कर्मवत् गुणवत् समवायि कारणं च तद् द्रव्यम्। आलोके क्रिया वर्तते, गुणं वर्तते, अपि च उष्णस्पर्श गुणं प्रति आलोकः समवायि कारणं भवति, अतः आलोकः द्रव्यमिति उच्यते। विज्ञान दृष्ट्या आलोकः शक्तिः इति यथा प्रामाणिकमस्ति, तथैव न्यायवैशेषिक दृष्ट्या आलोकः द्रव्यम् इत्यपि प्रामाणिकम् एव। न्यायवैशेषिक मते आलोके शक्तिः वर्तते, परन्तु सा शक्तिः कर्म इति उच्यते। कर्म पंचविधेषु द्रव्येषु तिष्ठति, तेषु तेजः तृतीयः, तत्रैव शक्तेः अन्तर्भावः। एवं सम्मतं वयं दर्शयितुं शक्नुमः। अंधकार निरूपणम्, परसेप्शन ऑफ डार्कनेस। भौतिक विज्ञाने किमुच्यते? भौतिक विज्ञाने अंधकारः अतिरिक्त रूपेण न स्वीक्रियते, यतो हि वैज्ञानिकाः वदन्ति यत् स्थानं परितृणाति यस्य द्रव्यमानमस्ति तदेव द्रव्यमिति। अंधकारस्य तावत् वैशिष्ट्यं नास्ति, अतः अंधकारः न द्रव्यमिति। पुनश्च वैज्ञानिकाः उक्तवन्तः यत् सापेक्ष दीप्त प्रकाशस्य अभावः अपि च सापेक्ष न्यून प्रकाशस्य भावः एव अंधकारः। नैवैशेषिक दर्शन उच्यते, नैवैशेषिकाचार्याः उक्तवन्तः यत् अंधकारः न वर्ण विशिष्ट द्रव्यमिति। अन्नं भट्टेन दीपिका टीकायाम् उक्तं तमो न रूप द्रव्यम् आलोका सहकृत चक्षुर्गाह्यत्वात् आलोकाभाववत्। अनेन ज्ञायते यत् आलोकाभावः एव अंधकारः, अंधकारस्य अभाव पदार्थत्वात् न द्रव्यम् इति। मुक्तावलिकारेण विश्वनाथेन उक्तं तमसः अतिरिक्त द्रव्यत्वे अनन्तावयवादि कल्पना गौरवञ्च स्यात्। दीपिका टीकायाम् अन्नं भट्टेन उक्तं प्रौढप्रकाशः तेजः सामान्य भावस्तमः, अर्थात् अत्यंत दीप्ति विशिष्ट तेज सामान्यस्य अभावः तमः। त्रसरन्वेयोः सुवर्णदिनांच तेज पदार्थत्वात् न च प्रौढप्रकाशकत्वात् एतेषाम् उपस्थितौ अंधकारस्य अस्तित्वं न लुप्यते। अनया आलोचनया ज्ञायते यत् अंधकार विषये विज्ञानेन सह न्यायवैशेषिकानां साम्यत्वं दृश्यते। आलोकस्य वेगः, विज्ञाने किमुच्यते? आलोकः तीव्र वेगेन चलति। शब्द आलोकस्यापि गतिवेगः वर्तते। आलोकस्य गतिवेगस्य तीव्रः एकस्मात् स्थानात् अन्यं स्थानं गन्तुम् आलोकस्य किमस्ति समयेन भाव्यम्। यथा समयम कंक्लूडेड। क्या कनेक्शन कट गया? क्या नेटवर्क? अरे उज्जवल जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कहाँ गए? पुदुचेरी में बैठे हैं। कौन है? आपकी आवाज तो आ रही है गुरुजी। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है भैया। अच्छा, मेरा नहीं है। आपका आ रहा है, वो दूसरे का आ रहा है, उज्जवल का नहीं आ रहा है। चलिए, अस्तु, धन्यवाद। ठीक है। सुलेख जैन जी, सर्वप्रथम मंगलाचरणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीय
सर थोड़ा वरिष्ठ है, थोड़ा हाँ नमस्ते, हरिओम, श्रूयते वा? नमस्ते उज्जवल जी। जी हरिओम। हाँ हरिओम, सुलेख जी का है। जी जी हाँ जी गुरु जी। Ujjwal, your time is over. Then another contestant has come. You know? नमस्ते, श्रूयते वा मम ध्वनिः? I am not given even 5 minutes sir. हाँ उज्जवल जी आपका टाइम हो गया है। That's all. बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत बढ़िया। अंतर्जाल समस्या आसीत् अतः। अस्तु अस्तु सम्यक् जातम्, बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए। Go ahead. सम्यक् अस्ति। चलो आगे। सुलेख जैन जी। यस सर। सर्वप्रथम मंगलाचरणम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवे साहुनम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेताराम कर्मभूताम, ज्ञाताराम विष्टत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये। चित्तम व्याप्नोति क्षिप्रम, शुष्के नन्मिवानला, स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रसनासु च। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वे गुरुभ्यो नमो नमः। मम शोध पत्रं विषय इति जैन दर्शने मोक्ष मार्गस्य स्वरूपं किम्? समयः गतः। मोक्ष किं भवति? भव्यात्मना अयम अनादि कालेन संसारे सकल जीवानां